आज की वीडियो में हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करना शुरू करेंगे। अगर आपको इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बुक चाहिए तो क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं। एमटीएस पोस्टमैन या पीए की तैयारी करनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक्स चाहिए वो भी मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको थ्योरी वाली बुक चाहिए वो भी मिल जाएगी। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। और हमारे साथ अगर आप क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। और हमने पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की एक जर्नी शुरू की है। इस जर्नी में आप भी हमारे साथ जुड़ें। आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी इस जर्नी को बहुत आगे तक ले जाने की। साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में सभी के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एमटीएस हो, पोस्टमैन या पीए का एग्ज़ाम हो। तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में सबसे पहले हम करेंगे मेल्स के बारे में, डाक वस्तुओं के बारे में। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें अपडेट हुई हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगे या कंफ्यूजिंग लगे, ज़रूर उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं, या लगे आपको इस चीज़ के बारे में कोई अपडेट हुआ है उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। हालांकि हमने पूरा प्रयास किया है हर अपडेट चीज़ को कवर करने का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 4 स्टेजेस ऑफ मेल ऑपरेशन। डाक संचालन की 4 स्टेजेस या 4 चरण कौन कौन से हैं? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। सबसे पहले कलेक्शन, प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन एंड डिलीवरी। तो ये क्या है? 4 स्टेजेस ऑफ मेल ऑपरेशन है। डाक संचालन की 4 स्टेजेस हैं। द 4 स्टेजेस ऑफ मेल ऑपरेशन हैव विच वन सिंगल एम। मेल संचालन के 4 चरणों का एक उद्देश्य क्या है? यानी कि ये जो 4 स्टेजेस हैं मेल ऑपरेशन की, इनका एक सिंगल एम है। और वो सिंगल एम क्या है? डिलीवरी ऑफ मेल टू इट्स एड्रेसी। प्राप्तकर्ता को डाक वस्तु पहुंचाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रीमियम प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं है? अब जो प्रोडक्ट है पोस्ट ऑफिस में मेल प्रोडक्ट हैं, उनमें क्या है? कुछ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट हैं जो पारंपरिक शुरू से चलते आ रहे हैं, कुछ है प्रीमियम प्रोडक्ट जो बाद में शुरू हुए आवश्यकता के अनुसार जिनको शुरू किया गया। तो 2 तरह के प्रोडक्ट आ जाएंगे। हमें क्या बताना है इनमें से कौन सा एक प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं है? स्पीड पोस्ट, डायरेक्ट पोस्ट, मीडिया पोस्ट, ये सभी क्या है? ये सभी प्रीमियम प्रोडक्ट है। पार्सल पोस्ट पहले से चला रहे पारंपरिक उत्पाद है, तो ये क्या आ जाएगा? ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में आ जाएगा। बट आर देयर चार्जेस फॉर फर्स्ट क्लास आर्टिकल अप टू फर्स्ट 50 ग्राम्स। प्रथम श्रेणी के प्रथम 50 ग्राम तक के लिए हवाई शुल्क क्या रहेगा? तो कोई भी आप प्रथम श्रेणी की डाक वस्तु भेजते हैं उसके ऊपर आपको एयर चार्जेस का भुगतान नहीं करना पड़ता। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्स्ट क्लास आर्टिकल। इनमें से कौन सा प्रथम श्रेणी का लेख नहीं है? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, इंडिया पोस्ट पार्सल। 3 तरह की डाक वस्तुएं फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स में आती हैं। कौन कौन सी है? पोस्ट कार्ड, इनलाइन लेटर कार्ड और लेटर प्रथम श्रेणी की डाक वस्तुओं में आते हैं। और इंडिया पोस्ट पार्सल, या जिसे पार्सल पोस्ट कहा जाता था, नया नाम इंडिया पोस्ट पार्सल है, द्वितीय श्रेणी की डाक में शामिल है। अंडर विच स्कीम ऑल फर्स्ट क्लास मेल्स आर गिवन एयर ट्रांसमिशन विदाउट एनी स्पेशल एयर सरचार्ज। किस योजना के तहत सभी प्रकार की सभी प्रथम श्रेणी लेखों को मुफ्त हवाई प्रसारण दिया जाता है? हमने अभी ऊपर क्वेश्चन कर लिया कि जो प्रथम श्रेणी की डाक वस्तुएं होती हैं उनके ऊपर आपको हवाई डाक शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता। बिना हवाई डाक शुल्क के भुगतान के भी उनको हवाई प्रसारण दिया जाता है। किस स्कीम के तहत दिया जाता है? ऑल अप स्कीम के तहत दिया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रीमियम प्रोडक्ट, इनमें से कौन सा प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं है? करेक्ट आंसर डी आएगा वैल्यू पेएबल पार्सल पोस्ट। अब देखो जो वैल्यू पेएबल पोस्ट है बहुत पहले से चली आ रही है, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में आती है। अब वैल्यू पेएबल पोस्ट का जो नया नाम है या कह सकते हैं किस प्रोडक्ट के साथ इसे मर्ज किया जा चुका है? तो वैल्यू पेएबल पोस्ट इज मर्ज्ड विद कैश ऑन डिलीवरी, इसे सीओडी सर्विस के साथ मर्ज किया जा चुका है। और जो वैल्यू पेएबल पोस्ट है उसका नया नाम क्या है? सीओडी रिटेल है। और जो वैल्यू पेएबल आर्टिकल के साथ मनी ऑर्डर भेजा जाता था जिसे वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर कहा जाता था उसे क्या कहा जाता है? अब सीओडी एमओ कैश ऑन डिलीवरी मनी ऑर्डर कहा जाता है। पहले क्या कहते थे? वीपीएमओ वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर, अब उसे कैश ऑन डिलीवरी मनी ऑर्डर कहा जाएगा। Which of the following is not a traditional product, इनमें से कौन सा ट्रेडिशनल प्रोडक्ट नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा मीडिया पोस्ट। ऑर्डिनरी लेटर, पार्सल पोस्ट, इंश्योर लेटर, तो ये क्या है? ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, पहले से ही चले आ रहे हैं और मीडिया पोस्ट की शुरुआत बाद में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ दी फॉलोइंग आर सेकंड क्लास आर्टिकल्स, इनमें से कौन से द्वितीय श्रेणी के लेख हैं? तो द्वितीय श्रेणी के आर्टिकल्स में क्या क्या आएंगे? बुक पैकेट, सैंपल और पैटर्न पैकेट। हालांकि यहाँ पे नीचे बताया हुआ कौन सी सर्विस डिसकंटिन्यू हो चुकी है। इसके साथ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और इंडिया पोस्ट पार्सल, ये सभी डाक वस्तुएं द्वितीय श्रेणी की डाक वस्तुओं में आती हैं। प्रथम श्रेणी की डाक वस्तुओं में सिर्फ 3 तरह की डाक वस्तुएं हैं, लेटर, पोस्ट कार्ड और इनलाइन लेटर कार्ड। अब देखिए जो रजिस्टर्ड प्रिंटेड पेपर बुक सर्विस थी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, बंद हो चुकी है। रजिस्टर्ड पैटर्न और सैंपल पैकेट भी डिसकंटिन्यू हो चुकी है। और जो रजिस्टर्ड बुक पैकेट सर्विस थी उसका नया नाम क्या कर दिया गया है? बुक पोस्ट कर दिया गया है। यानी कि इसका नया नाम क्या होगा? अभी बुक पोस्ट होगा। तो आपको ये इस तरह की रजिस्टर्ड प्रिंटेड बुक सर्विस इस तरह का नाम सुनने को नहीं मिलेगा। पैटर्न और सैंपल पैकेट सर्विस ये भी नहीं सुनने को मिलेगी। अब इनका जो नया नाम है वो क्या है? बुक पोस्ट है। आगे चलते हैं, देर आर हाउ मैनी आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल। अब ये हम अपनी तरफ से आपको ज़रूर करवा रहे हैं लेकिन ये इसका परफेक्ट आंसर आप नहीं मान सकते। एग्ज़ाम में आएगा तो भी इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। अब क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास देखो ज्ञान पोस्ट है, मीडिया पोस्ट है, कुछ सर्विसेज डिसकंटिन्यू है। तो जब तक हमारे पास डिपार्टमेंट खुद नहीं बताएगा कि लेटर मेल में कितनी तरह के आर्टिकल आते हैं तब तक हम किसी भी आंसर को सही नहीं मान सकते। पहले जो हमारे पास पत्र डाक की 9 तरह की वस्तुएं होती थी, अब उसमें क्या हुआ है? बुक पैकेट में जो आपके बुक पैकेट थे जिनमें प्रिंटेड बुक्स होती थी या आपके सैंपल और पैटर्न पैकेट है उसमें कुछ सर्विसेज डिसकंटिन्यू हुई, कुछ को मर्ज कर दिया गया और सिंपल बुक पोस्ट बना दी। तो हमारे हिसाब से अभी 7 होना चाहिए लेकिन ये एक परफेक्ट आंसर नहीं है तो इसको आपने ऐसे ही रखना है। तो अगर हम 7 आर्टिकल्स की बात करें जो द्वितीय श्रेणी की डाक में आते हैं तो वो क्या क्या आ सकते हैं? जो 7 तरह के टोटल आर्टिकल हैं वो कौन कौन से आ जाएंगे? लेटर मेल के, पत्र डाक के, इसमें लेटर आ जाएंगे, बुक पोस्ट जिसे पहले हम बुक पैकेट सर्विस कहते थे, फिर पीरियोडिकल पोस्ट, हम जो बुक पैकेट है जिसमें पीरियोडिकल्स होते थे, पत्रिकाएं होती थी, उसका नया नाम क्या है? पीरियोडिकल पोस्ट है। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, इनलाइन लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। तो इस तरह से आप इनको मान सकते हैं कि 7 तरह की पत्र डाक वस्तुएं हैं। और एक कौन सी आ जाएगी? इंडिया पोस्ट पार्सल आ जाएगी जो पार्सल पोस्ट में आती है। अब चलिए हम सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा लेटर्स के बारे में। तो हम अब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कर रहे हैं तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो तो हम साथ में यहाँ से कवर कर रहे हैं। इसके बारे में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे लेकिन कहाँ पे आएंगे? वो आएंगे आपके जो अपडेटेड रूल्स हैं क्योंकि उनमें भी आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है, चाहे वो पत्र डाक के प्रोडक्ट्स हों या आपके धन प्रेषण वाले प्रोडक्ट हो, तो हर चीज़ के बारे में अपडेटेड रूल्स में भी बताया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करने की कोशिश इसीलिए नहीं किया क्योंकि आपको अपडेटेड रूल्स में बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के वो फिर से मिलेंगे। तो चलिए इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम पत्र के बारे में बात करेंगे। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ अ लेटर? एक पत्र का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? 500 ग्राम्स हो सकता है। प्रीवियसली इट वाज 2 किलोग्राम्स। पहले जो पत्र होते थे उनका मैक्सिमम वेट 2 किलोग्राम तक हो सकता था लेकिन वर्तमान में इस लिमिट को कम किया जा चुका है, 500 ग्राम्स किया जा चुका है। What can
कैन बी द मिनिमम साइज ऑफ द एनवलप ऑफ अ लेटर, पत्र के लिफाफे के न्यूनतम आयाम क्या हो सकते हैं। आप कोई लेटर भेजते हैं, लेटर भेजने के लिए जिस एनवलप का यूज़ किया जाता है उसके हम आयाम की बात करें तो मिनिमम 14/9 सेंटीमीटर या 140/90 मिलीमीटर, करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इसलिए बनाए हैं ताकि आप एग्ज़ाम में जाके इस तरह की कोई गलती ना करो, क्योंकि एक क्वेश्चन की एक से ज़्यादा ऑप्शंस ठीक हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे 14/9 सेंटीमीटर 140/90 मिलीमीटर, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम ही चीज़ है। बट आर दी पोस्टेज चार्जेस फॉर अ लेटर, पत्र के लिए डाक शुल्क क्या है। कोई भी लेटर अगर आप भेजना चाहते हैं, ऑर्डिनरी लेटर भेजेंगे तो उसके ऊपर आपसे पोस्टेज चार्जेस कैसे लिए जाएंगे, 5 रुपये पर 20 ग्राम। तो कोई भी अगर लेटर है, मान लीजिए आप 100 ग्राम का एक लेटर भेजते हैं तो उसके ऊपर आपसे कितने पोस्टेज चार्जेस लिए जाएंगे, हर 20 ग्राम के लिए आपसे 5 रुपये लिए जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने पोर्शन बनेंगे, 5 पोर्शन बनेंगे, हर एक पोर्शन के लिए 5 रुपये, तो 5 पोर्शंस के लिए 25 रुपये आपसे लिए जाएंगे। बट इज द प्राइस ऑफ एम्बोस्ड एनवल्प, अब पोस्ट ऑफिस में एक एम्बोस्ड एनवल्प मिलता है जिसमें आप लेटर भेज सकते हैं। तो ये जो एम्बोस्ड एनवल्प होता है इसका प्राइस कितना होता है, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अब इसमें भी आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, पोस्ट ऑफिस में जो भी आपको स्टेशनरी मिलती है जैसे एम्बोस्ड एनवल्प है या आपको पोस्टेज स्टैम्प्स मिलती हैं, जो वैल्यू उनके ऊपर इम्प्रेस होती है, यानी कि अगर 1 रुपये का डाक टिकट है तो उसके ऊपर 1 रुपये की वैल्यू इम्प्रेस होगी, 1 रुपये का डाक टिकट है उसके ऊपर 1 रुपये का मूल्य अंकित होता है। तो जो भी आपकी पोस्टल स्टेशनरी है या पोस्टेज स्टैम्प्स है उनके ऊपर जो भी वैल्यू उनकी अंकित होगी उतने का ही वो आपको पोस्टल स्टेशनरी मिलेगी, वो एनवल्प या वो पोस्टेज स्टैम्प आपको मिलेगी। तो जैसे अगर आपने एम्बोस्ड एनवल्प पोस्ट ऑफिस में देखा होगा उसके ऊपर 5 रुपये की डाक टिकट उभरी हुई होती है तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, 5 रुपये ही हो जाएगा। Which of the following is the definition of letters, इनमें से कौन सी पत्रों की परिभाषा है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। A letter is any communication which is enclosed in an envelope and addressed. लेटर क्या होता है, तो पत्र एक संचार है जो एक लिफाफे में बंद होता है और जो किसी के लिए संबोधित किया हुआ होता है। सी ऑप्शन से ही आ जाएगी। इन रोल फॉर्म बट कैन बी द मैक्सिमम सिंगल डायमीटर ऑफ अ लेटर। अब देखिए ये चीज़ याद करना मुझे भी पता है आसान नहीं है, लेकिन कैसे याद करनी है अभी हम थोड़ी देर में इसको करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। अगर आप रोल फॉर्म में कोई भी लेटर भेजते हैं, अब रोल फॉर्म में कैसे भेजेंगे, इस तरह का आप लेटर भेज सकते हैं, ऐसा तो नहीं भेजेंगे गोल। अब इस तरह का जब भी आप रोल फॉर्म में कोई लेटर भेजेंगे, अधिकतम एकल व्यास कितना हो सकता है, ये चीज़ मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 80 सेंटीमीटर हो सकती है। What can be the maximum length and twice the diameter of a letter in a roll form? रोल फॉर्म में जब भी कोई लेटर भेजा जाएगा उसकी लेंथ, यानी कि अगर ये लेटर है तो इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई है प्लस इसका जो डायामीटर है उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें और लंबाई और व्यास के दोगुने को आपस में जोड़ दें तो वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। What can be the maximum length, breadth and depth of a letter? किसी भी पत्र की अधिकतम लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी हो सकती है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 90 सेंटीमीटर हो सकती है। Where the envelope is must have a flap, लिफाफे में फ्लैप कहाँ पर होना चाहिए। तो जब भी आप एनवल्प का यूज़ करेंगे किसी भी लेटर को भेजने के लिए, पत्र को भेजने के लिए, तो उसमें फ्लैप कहाँ पे होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, ऑन द टॉप ऑफ बैक ऑफ लॉन्गर साइड, जो बैक साइड होगी उसकी लंबी वाली साइड के ऊपर लगा होना चाहिए। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपका ये क्या है, एक एनवल्प है, ठीक है। अब इसमें फ्लैप क्या चीज़ होती है, फ्लैप वो चीज़ होती है, वो पोर्शन होता है जिसको आप फोल्ड करते हैं, गोंद लगाते हैं और एनवल्प को बंद करते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन इसका फ्लैप हो जाएगा। तो जो फ्लैप होगा एनवल्प के बैक साइड में, इसकी जो लंबाई वाली साइड होगी उसके ऊपर होना चाहिए। लेकिन अगर हम वही पे बात करें पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 की, एवरी एनवल्प शैल हैव द फ्लैप आइदर एट द टॉप, ऑन द बैक ऑफ लॉन्गर साइड और एट लेफ्ट और राइट। अब ये जो हमारे पास पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024 है उसके अनुसार किसी भी एनवल्प के ऊपर फ्लैप कहाँ पे होना चाहिए।
तो बैक साइड में इसकी जो लॉन्गर साइड होगी वहाँ पे भी हो सकता है, लेफ्ट या राइट साइड के ऊपर भी फ्लैप हो सकता है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस दे दी गई हैं। तो आपने कौन सा करना है एग्ज़ाम में, वो एग्ज़ाम से हम कुछ दिन पहले फाइनल करेंगे, क्योंकि सभी का आंसर अगर एक जैसा होगा तो फिर उसको आप चैलेंज कर सकते हैं एक तरह से। आप उसके लिए आप बोल सकते हैं कि सभी ने एक जैसा आंसर लगाया तो वो क्वेश्चन कैंसिल हो सकता है या आपका आंसर ठीक होगा। तो सभी का एक जैसा आंसर होगा तभी बात बनेगी। आगे चलते हैं, व्हाट कैन बी द मिनिमम थिकनेस ऑफ एन एनवल्प्स पेपर। एक लिफाफे के कागज़ की न्यूनतम मोटाई कितनी हो सकती है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए अब इसकी ऑप्शन सही आ जाएगी 0.15 मिलीमीटर। पहले जो इसके लिए सही आंसर था वो 0.08 मिलीमीटर था। पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 के अनुसार किसी भी लिफाफे को जो भी लिफाफा आप यूज़ करते हैं उसको बनाने के लिए जिस पेपर का यूज़ किया गया होगा उसकी मिनिमम थिकनेस 0.15 मिलीमीटर होगी। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ एनवल्प्स पेपर। एक लिफाफे के कागज़ की अधिकतम मोटाई कितनी हो सकती है। तो किसी भी पत्र को भेजने के लिए आप जिस भी एनवल्प का यूज़ कर रहे हैं उस एनवल्प को बनाने के लिए जिस कागज़ का यूज़ किया गया होगा उसकी मैक्सिमम थिकनेस 0.5 मिलीमीटर हो सकती है। पेपर यूज्ड फॉर एनवल्प शुड बी मेड ऑफ मिनिमम GSM। लिफाफे के लिए उपयोग किया जाने वाला कागज़ न्यूनतम कितने GSM का बना होना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी 70 GSM। GSM की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, ग्राम्स स्क्वायर पर मीटर आ जाएगी। व्हेन अ लेटर इज पोस्टेड अनपेड देन इट विल बी डिलीवर्ड विद। जब भी कोई पत्र बिना भुगतान के पोस्ट किया जाता है तो उसे कैसे वितरित किया जाएगा, विद डबल दी पोस्टेज रेट। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो जब भी आप लेटर भेजते हैं आपके पास दोनों ही ऑप्शंस रहती हैं, आप उसको प्रीपेड भी कर सकते हैं, अगर आप प्रीपेड नहीं करते हैं उसको अनपेड भेज देते हैं। यहाँ पे भी ध्यान रखना, अगर इनसफिशिएंटली पेड लिखा है तो उसका अलग आंसर है, सिर्फ अनपेड लिखा है तो उसका अलग आंसर है। अब आपने एक लेटर भेजना है जिसका वजन 40 ग्राम है। अब इसको आपने मेरी तरह मान लीजिए आप क्या करते हैं, इसके ऊपर सोचते हैं मैं चार्जेस नहीं दूंगा तो जिसके लिए मैंने भेजा है लेटर तो वो तो दे ही देगा। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए आप 40 ग्राम का एक लेटर भेजते हैं लेकिन इसके ऊपर पोस्टेज चार्जेस नहीं देते हैं। अब इसके ऊपर पोस्टेज चार्जेस लगने कितने थे, क्योंकि हर 20 ग्राम के ऊपर 5 रुपये लगेंगे तो 40 ग्राम वाले लेटर के ऊपर आपको 10 रुपये का भुगतान करना होगा। अब 10 रुपये का भुगतान करना होगा लेकिन मेरे पास 10 रुपये नहीं है तो मैंने भुगतान नहीं किया। अब जब ये लेटर प्राप्तकर्ता को वितरित किया जाएगा तो उससे ये 10 रुपये वसूल नहीं किए जाएंगे, उससे 10 रुपये का दोगुना वसूल किया जाएगा, यानी कि उसको फिर 20 रुपये का भुगतान करना होगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। When a letter is posted insufficiently paid, then it will be delivered with। जब कोई पत्र अपर्याप्त भुगतान के साथ पोस्ट किया जाता है तो उसका वितरण कैसे किया जाएगा। अब मान लीजिए मैंने जिसको लेटर भेजा वो भी मेरी तरह कंजूस है, तो मैंने क्या किया, 40 ग्राम का एक लेटर भेजना था। 40 ग्राम का लेटर भेजने के लिए 10 रुपये लगने थे, मैंने सिर्फ 5 रुपये दिए। अब 5 रुपये दिए तो इसमें 5 रुपये की क्या रह गई, डेफिशिएंसी रह गई, 5 रुपये की कमी रह गई। तो जब इस तरह का लेटर डिलीवर किया जाएगा जो भी डेफिशिएंसी रही होगी उसके दोगुने का भुगतान करना होगा। इनकी डेफिशिएंसी इतनी रही है, 10 रुपये लगने थे, 5 दिए, 5 रुपये की कमी रह गई, तो 5 का दोगुना मुझे भुगतान करना होगा, यानी कि 10 रुपये का भुगतान करना होगा। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। What can be the minimum length and twice the diameter of a letter when it is in a roll form। जब कोई पत्र रोल फॉर्म में हो तो उसकी न्यूनतम लंबाई और व्यास का दोगुना क्या हो सकता है, 17 सेंटीमीटर हो सकता है। Who may prescribe that every letter having contents of a specified nature। कौन इस चीज़ को निर्धारित कर सकता है कि प्रत्येक पत्र में निर्दिष्ट प्रकृति की सामग्री होनी चाहिए। एंड पोस्टेड और एड्रेस्ड टू सच प्लेसेस एज दी
may notify shall be accompanied by a declaration in such form as may be prescribed by the director general। तो कौन इस चीज को निर्धारित कर सकता है कि अगर आप पत्र में किसी निर्दिष्ट प्रकृति की कोई सामग्री भेजते हैं, अगर वो किसी स्पेसिफिक जगह के लिए भेजी जाती है, जैसा कि नोटिफाई किया जाता है, तो उसके साथ आपको एक डिक्लेरेशन भी देनी होगी, घोषणा भी देनी होगी, ऐसे प्रपत्र के ऊपर देनी होगी जो डायरेक्टर जनरल के द्वारा निर्धारित होगा। करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। तो ये कौन निर्धारित कर सकता है? डायरेक्टर जनरल निर्धारित कर सकता है कि पत्र में अगर आप किसी निर्दिष्ट तरह की कोई सामग्री भेजते हैं तो उसके लिए आपको साथ में डिक्लेरेशन भी देनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेटर इज कम्युनिकेशन इन द नेचर ऑफ कोरेस्पोंडेंस एड्रेस्ड टू अ पर्सन ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट विद प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज। पत्र एक संचार है। लेटर क्या है? कम्युनिकेशन है जो पत्राचार की प्रकृति का होता है। हमें बताना है किस तरह के पत्राचार की प्रकृति का होता है, जो किसी व्यक्ति को संबोधित होता है, जिसे डाक शुल्क के पूर्व भुगतान के साथ डाक द्वारा प्रेषित किया जा सकता है। करेक्ट आंसर यहाँ आएगा। तो लेटर क्या होता है? एक संचार होता है, और संचार की बात करें, संचार की प्रकृति करंट या पर्सनल कोरेस्पोंडेंस की हो सकती है, यानी कि इसमें वर्तमान या व्यक्तिगत पत्राचार हो सकता है। एवरी लेटर शैल बी पोस्टेड इन सिक्योरली क्लोज्ड कंडीशन। प्रत्येक पत्र सुरक्षित रूप से बंद अवस्था में पोस्ट किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, इसको ऐसे ही आपने पोस्ट नहीं कर देना है, इसको आपने सुरक्षित रूप से बंद करना है, उसके बाद ही पोस्ट करना है। What can be the maximum size of letter in other than a roll form? रोल फॉर्म के अलावा अन्य फॉर्म में पत्र का अधिकतम आकार क्या हो सकता है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। 458 मल्टीप्लाई 324 मिलीमीटर हो सकता है। और ये कैसे बताया मैंने? पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 के अनुसार बताया है। गूगल पे आप देखेंगे तो कुछ अलग मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर क्लोजिंग द एनवलप ऑफ लेटर। पत्र के लिफाफे को बंद करने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाएगा? जब भी आप किसी लेटर को एनवलप में डाल देते हैं, एनवलप के फ्लैप को बंद करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? गोंद का यूज़ करना चाहिए। कभी भी आपने मेटल क्लिप या स्टेपल का यूज़ नहीं करना है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। एवरी एनवलप शैल बी फ्लेक्सिबल एनफ टू बेंड इनटू विच शेप। प्रत्येक लिफाफा इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आप उसको कौन से आकार में मोड़ सकें। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आप उसको यू शेप में बेंड कर सकें, तो इस तरह का एनवलप होना चाहिए, इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब देखिए सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ में आती है? इनके डायमेंशंस को याद करने में, इनके आयामों को याद करने में। तो जो डायमेंशंस हैं वो कैसे आपने याद करनी है? उनको ऐसे टेबल बना के याद करना है। याद नहीं करना है, उनको ऐसे टेबल बना के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप अगर पेज के ऊपर इस टेबल को बार बार बनाओगे तो आप एग्जाम में अगर कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप फटाफट इसका टेबल बनाओ, जो मर्जी क्वेश्चन पूछा उसका आंसर मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं रोल फॉर्म में, तो सिंगल डायमीटर और लेंथ इनटू ट्वाइस द डायमीटर, तो यहाँ पे 1080, यहाँ पे 1700, इस तरह से आपने बना लिया। तो आपको कुछ भी पूछा हो, आपसे पूछा हो कि मैक्सिमम सिंगल डायमीटर क्या हो सकता है जब लेटर को आप रोल फॉर्म में भेजेंगे, तो आप इस टेबल से बता सकते हैं कि भाई 80 सेंटीमीटर होगा। उसी तरह से रोल फॉर्म के अलावा अगर अन्य फॉर्म में भेजते हैं तो मिनिमम इसका आकार 140 बाई 90 मिलीमीटर। उसी तरह से लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ की बात करें 90 सेंटीमीटर। तो ये टेबल बनाने की प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपको ये बहुत ही आसान लगने लगेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इनलैंड लेटर कार्ड की बात करते हैं, अंतर्देशीय पत्र कार्ड की बात करते हैं। देयर इज नो क्लोजर अलाउड इन इनलैंड लेटर कार्ड। अंतर्देशीय पत्र कार्ड में क्लोजर की अनुमति नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। अब देखिए जो ILC होता है, आपने उसको उसके ऊपर संचार लिखा, उसको बंद किया और किसी एनवलप में डाल के भेज दिया, इस तरह की अनुमति आपको नहीं होती है। इनलैंड लेटर कार्ड एक खुद ही क्या होता है, खुद ही इसके ऊपर संचार लिखा और इसके पहले ही फ्लैप होते हैं 3 इसको बंद करने के लिए, तो इसके लिए एनवलप आप यूज नहीं करेंगे। अंतर्देशीय पत्र कार्ड में
क्लोजर की अनुमति नहीं होती है। बट आर दी चार्जेस फॉर इनलैंड लेटर कार्ड, अंतर्देश पत्र कार्ड के लिए क्या शुल्क लिया जाता है? 2 रुपये 50 पैसे, 2.5 रुपये लिए जाते हैं। वट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ एन इनलैंड लेटर कार्ड, अंतर्देश पत्र कार्ड का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? 5 ग्राम हो सकता है। डी ऑप्शन सही आ जाएगी। वट कैन बी द मैक्सिमम डायमेंशंस ऑफ एन इनलैंड लेटर कार्ड व्हेन इट इज इन अनफोल्डेड फॉर्म, अंतर्देश पत्र कार्ड जब खुला हुआ हो तो उसके अधिकतम आयाम कितने हो सकते हैं? तो जैसे मैंने बताया, आपका जो इनलैंड लेटर कार्ड होता है उसमें 3 फ्लैप होते हैं। अब 3 फ्लैप के साथ जब वो खुला है, यानी कि उसको अभी 3 फ्लैप है, उसको बंद नहीं किया गया है, तो उसका जो मैक्सिमम साइज है वो क्या हो सकता है? 30x21 सेंटीमीटर हो सकता है। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट कैन बी द मिनिमम डायमेंशंस ऑफ एन इनलैंड लेटर कार्ड व्हेन इट इज इन अनफोल्डेड फॉर्म, अंतर्देश पत्र कार्ड जब खुला हुआ हो तो उसके न्यूनतम आयाम क्या हो सकते हैं? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। 28.2 इंटू 18.2 सेंटीमीटर हो सकते हैं। तो इनको भी कैसे याद करना है? सेम जैसे मैंने बताया, आपको इसको भी याद करने के लिए टेबल बना लेना है। What can be the maximum dimension of an inland letter card when it is in folded form? जब ILC को फोल्ड कर दिया जाता है, उसके तीनों के तीनों फ्लैप्स को फोल्ड करके बंद कर दिया जाता है, तो उसका मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है? 21x10 सेंटीमीटर हो सकता है। सी ऑप्शन सही आ जाएगी। What can be the minimum dimensions of an inland letter card when it is in folded condition? जब आप ILC को फोल्ड कर देते हैं तो इसके न्यूनतम आयाम क्या हो सकते हैं? 15.2 मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर, यानी कि 15.2 इंटू 9 सेंटीमीटर हो सकते हैं। इससे कम नहीं होने चाहिए। लेटर कार्ड्स विल हैव हाउ मैनी फ्लैप्स? लेटर कार्ड में कितने फ्लैप होते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इसमें 3 फ्लैप होते हैं। ठीक है, तो नीचे बनाया हुआ है, अभी हम इसको देख लेंगे। द फ्लैप्स ऑन द राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड्स ऑफ द इनलैंड लेटर कार्ड्स शुड नॉट एक्सीड हाउ मच? अंतर्देश पत्र कार्ड में जो दाएं और बाएं तरफ 2 फ्लैप होते हैं उनके मैक्सिमम साइज की बात करें 1.5x10 सेंटीमीटर हो सकता है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। और उसी तरह से अगर हम बात करें उस फ्लैप की जो ILC के टॉप साइड के ऊपर हो तो उसका मैक्सिमम आकार क्या हो सकता है? ए बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। 1.5x21 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। ILC के प्राइस की बात करें, 2 रुपये 50 पैसे हैं। कम्युनिकेशन इज कंटेन्ड ऑन ए शीट ऑफ पेपर विद प्रेस्क्राइब्ड साइज एंड फोल्डिंग। तो ये जो आपका ILC होता है, एक संचार होता है जो एक शीट के ऊपर लिखा जाता है और निर्धारित आकार की ये शीट होती है जिसे फोल्ड किया जाता है और बंद करके भेज दिया जाता है, यानी कि इसको किसी और एनवल्प में डाल के नहीं भेजा जाएगा, इस शीट को ही फोल्ड करके बंद किया जाता है। और इसका यूज़ केवल भारत के भीतर ही प्रसारण के लिए क्या आएगा? मैक्सिमम वेट इसका 5 ग्राम हो सकता है। साइज की बात करें तो इस तरह से आपने याद रखना है, जब इसको अनफोल्डेड कंडीशन में पूछा जाएगा मैक्सिमम साइज 30x21 सेंटीमीटर, मिनिमम 28.2 इंटू 18.2 सेंटीमीटर। और जब हम बात करेंगे फोल्ड करके भेजेंगे तो इसका साइज क्या होगा, वो हमने ऊपर कर लिया, तो वो भी आपने देख लेना है। तो ये है हमारे पास ILC की एग्जांपल, इनलैंड लेटर कार्ड की एग्जांपल। यहाँ पे एड्रेस वगैरह लिखने के लिए है और इसके बैक साइड में ये सारी चीज़ के ऊपर आप क्या कर सकते हैं? अपना कम्युनिकेशन लिख सकते हैं। फिर इसको यहाँ से सेंटर से पहले आपने फोल्ड किया, सेंटर से फोल्ड करने के बाद ये क्या हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ इतना रह जाएगा। फिर उसके बाद ये जो हमारे पास ये फ्लैप्स हैं इनको फोल्ड किया जाएगा। इन तीनों फ्लैप्स को फोल्ड करने के बाद गोंद लगा के इसको बंद करके भेज दिया जाएगा। और जो आपका ILC होता है इसके ऊपर निर्धारित मूल्य का एक डाक टिकट भी लगा हुआ होता है, इम्प्रेस किया हुआ होता है। नेक्स्ट चलते हैं, पोस्ट कार्ड की बात करते हैं। बट शुड बी द डायमेंशंस ऑफ अ पोस्ट कार्ड? पोस्ट कार्ड के आयाम क्या होने चाहिए? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। 14x9 सेंटीमीटर होने चाहिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो सीक्रेसी ऑफ कंटेंट्स? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें सामग्री की कोई भी सीक्रेसी नहीं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। पोस्ट कार्ड जो होते हैं उसमें जो भी आप सामग्री भेजते हैं, अब उसमें सामग्री क्या भेजेंगे? आप उसमें अपना कोई भी कम्युनिकेशन लिख के भेजेंगे, उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। अब जो भी आप कम्युनिकेशन भेजेंगे, जो भी संचार
कार्ड आप भेजेंगे उसकी सीक्रेसी नहीं होगी, क्योंकि जो आपका पोस्ट कार्ड होता है इस तरह का एक कार्ड होता है। इसी कार्ड के ऊपर आपने बैक साइड के ऊपर और यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे अपना कम्युनिकेशन लिखना है और यहाँ पे उसका एड्रेस वगैरह आएगा या जो भी पोस्टल स्टैंप्स लगानी है वो चीज़ें आएंगी, जो भी पोस्टल कोई इंडिकेशन देनी है, कोई निर्देश देना है तो वो भी साइड में आएगा। तो इसको आप ना तो किसी और एनवलप में डाल के भेजेंगे, इसको ऐसे ही भेजा जाता है। तो ये जो पोस्ट कार्ड होता है इसमें सीक्रेसी नहीं रहती है कंटेंट की, जो भी आप सामग्री भेजेंगे उसको कोई भी देख सकेगा। वट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ द पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर डी आएगा 5 ग्राम हो सकता है। Dimensions of postcards shall be 140 मिलीमीटर बाई 90 मिलीमीटर, पोस्ट कार्ड का आकार 140 मिलीमीटर बाई 90 मिलीमीटर हो सकता है। एंड दे शैल हैव द लीजेंड पोस्ट कार्ड रिटन इन और प्रिंटेड ऑन द एड्रेस साइड। अब जब भी आप पोस्ट कार्ड भेजेंगे साइज उसका हमने कर लिया कि 140 बाई 90 मिलीमीटर होना चाहिए और उसके ऊपर क्या शब्द लिखे होने चाहिए, पोस्ट कार्ड शब्द लिखे होने चाहिए या प्रिंट किए हुए होने चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कौन सी भाषा में होने चाहिए। करेक्ट आंसर ये आएगा हिंदी या इंग्लिश में ये पोस्ट कार्ड शब्द लिखा होना चाहिए। द राइट हैंड ऑफ एड्रेस साइड ऑफ पोस्ट कार्ड इज इन ऑल केसेस रिजर्व्ड फॉर, पोस्ट कार्ड के पते वाले भाग का दाहिना भाग सभी मामलों में किस चीज़ के लिए आरक्षित रहेगा? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, इन सब चीज़ों के लिए आरक्षित रहेगा, जिसमें क्या आ जाएगा? फॉर द एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट, प्राप्तकर्ता के पते के लिए। फॉर द पोस्टेज स्टैम्प और इम्प्रेशन ऑफ स्टैंपिंग मशीन नेसेसरी फॉर प्री पेमेंट, पूरे भुगतान के लिए अगर स्टैंप इम्प्रेशन आप लगाते हैं, फ्रैंकिंग मशीन की इम्प्रेशन लगाते हैं या डाक टिकट चिपकाते हैं तो वो भी इसी साइड में, और कोई भी पोस्टल डायरेक्शन देनी है, डाक निर्देश देना है, तो ये सारी चीज़ें पोस्ट कार्ड के कौन सी साइड में आ जाएंगी? तो ये पोस्ट कार्ड है, मैंने बीच में लाइन लगाई, दो हिस्से बन गए, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये सारी चीज़ों के लिए कौन सा हिस्सा आरक्षित रहेगा? राइट हैंड साइड। तो ये जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे आप रेसिपेंट का, प्राप्तकर्ता का पता लिखेंगे। इस वाले कोने में जहाँ तक संभव हो आपने डाक शुल्क का भुगतान करने के लिए डाक टिकट या फ्रैंक इम्प्रेशन लगानी है और पोस्टल डायरेक्शंस देने के लिए भी ये राइट हैंड हाफ आरक्षित रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, बुक पोस्ट की बात करते हैं। अब जो बुक पोस्ट होती है, पहले हमारे पास क्या होती थी? बुक पैकेट सर्विस होती थी, अब उसका नया नाम क्या है? बुक पोस्ट सर्विस है। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ बुक पोस्ट, बुक पोस्ट का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? करेक्ट आंसर यहाँ आएगा। अब यहीं पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि आपको हमने पीओ गाइड पार्ट 1 पूरा करवाया, चाहे आप एमटीएस पोस्टमैन की ही तैयारी कर रहे हो, तो वो इसीलिए करवाया था क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में जो आपको प्रोडक्ट पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में भी देखने को मिलती है। तो इसलिए आपको वो चीज़ भी करवाइए ताकि आप और अच्छे से इन चीज़ों को कर पाओ। तो जो बुक पोस्ट है उसका मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है? 5 किलोग्राम हो सकता है। अ कार्ड वेयरिंग हेडिंग पोस्ट कार्ड में बी ट्रांसमिटेड एज बुक पोस्ट, एक पोस्ट कार्ड शीर्षक वाले कार्ड को बुक पोस्ट के रूप में प्रेषित किया जा सकता है। करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। अब जो बुक पोस्ट है उसको आप कार्ड के रूप में भेज सकते हैं। कार्ड है, क्या इसको मैं बुक पोस्ट के रूप में भेज सकता हूँ? बिल्कुल भेज सकता हूँ, लेकिन इसके ऊपर पोस्ट कार्ड हेडिंग नहीं होना चाहिए। अगर इसके ऊपर पोस्ट कार्ड हेडिंग लिखा है तो इसे मैं खुले में बुक पोस्ट के रूप में नहीं भेज सकता। हाउ मच एयर चार्ज विल बी लीव्ड ऑन बुक पोस्ट अप टू 50 ग्राम्स, 50 ग्राम तक के बुक पोस्ट पर कितना एयर चार्ज लगेगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ आएगा 2 रुपये लगेंगे। ऐसे चार्जेस कैसे लगते हैं लेटर पोस्ट आइटम्स के ऊपर? तो इसमें पहले 50 ग्राम के ऊपर 2 रुपये, अगले 50 ग्राम के ऊपर 3 रुपये, इस तरह से लिए जाएंगे। अब बुक पोस्ट में कंटेन पेपर मनी, चेक और करेंसी नोट्स, बुक पोस्ट में आप पेपर मनी, चेक या करेंसी नोट नहीं भेजेंगे। बी ऑप्शन सही आ जाएगी। आगे चलते हैं। व्हाट कैन बी द मिनिमम डायमेंशंस ऑफ अ बुक पैकेट वैनिटीज इन अदर देन रोल फॉर्म, किसी बुक पैकेट के न्यूनतम आयाम क्या हो सकते हैं जब रोल फॉर्म के अलावा अन्य किसी फॉर्म में भेजा जाता है? तो अगर ये रोल फॉर्म में नहीं है, यानी कि ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो सकता है, तो इसके न्यूनतम आयाम 140 बाई 90 सेंटीमीटर हो सकते हैं। अगर हम पहले की बात करें तो पहले इसके जो आयाम थे बुक पैकेट के लिए तो वो कितने होते थे? 10 बाई 7 सेंटीमीटर न्यूनतम रहते थे।
What can be the maximum dimensions of a book packet when it is other than roll form? किसी भी बुक पैकेट या बुक पोस्ट के लिए अधिकतम आयाम क्या हो सकते हैं जब वे रोल फॉर्म के अलावा अन्य किसी फॉर्म में भेजे जाते हैं? 60 बाई 30 बाई 30 सेंटीमीटर हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बुक पोस्ट? इनमें से कौन सा बुक पोस्ट के बारे में सही नहीं है? तो book packets when sent in card form whether folded or not should not be thinner, not more flexible than inland postcard। जब भी आप बुक पैकेट को या बुक पोस्ट को कार्ड के रूप में भेजेंगे, हमने ऊपर पढ़ लिया कि आप बुक पोस्ट में कार्ड को भेज सकते हैं, कार्ड को बुक पोस्ट के रूप में भेज सकते हैं। जब भी आप किसी कार्ड को बुक पोस्ट के रूप में भेजेंगे, चाहे वो फोल्ड हो या बिना फोल्ड के हो, वो इनलैंड पोस्ट कार्ड से ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए ना उससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नो पर्सनल कम्युनिकेशन शुड बी एनक्लोज्ड और रिटन अप ऑन अ बुक पैकेट। बुक पोस्ट के ऊपर या बुक पैकेट, अब इसको बुक पोस्ट ही कहेंगे तो ज़्यादा बेटर है, तो बुक पोस्ट के ऊपर ना इसके अंदर कोई भी पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी व्यक्तिगत संचार नहीं होना चाहिए। द बुक पैकेट में नोट कंटेन पेपर मनी, पोस्टेज और अदर स्टैम्प्स, चेक और करेंसी नोट। बुक पोस्ट में कोई भी पेपर मनी नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई भी मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाला कागज नहीं होना चाहिए, जैसे पोस्टेज स्टैम्प्स है, चेक है, करेंसी नोट है, ऐसी सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। कार्ड्स बेयरिंग हेडिंग पोस्ट कार्ड में बी ट्रांसमिटेड एज बुक पोस्ट। अगर किसी भी कार्ड के ऊपर पोस्ट कार्ड हेडिंग लिखा हुआ है तो आप उसे खुले में बुक पोस्ट के रूप में नहीं भेजेंगे। डी ऑप्शन से आ जाएगी, यह गलत है। Which of the following may not be transmitted in book packets? इनमें से किसे बुक पैकेट में प्रसारित नहीं किया जा सकता? तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा कोर्ट सम्मन, नोटिस या इसी तरह का और कोई डॉक्यूमेंट जिसे क्रिमिनल या सिविल कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है, बुक पैकेट के रूप में नहीं भेजा जाएगा। बट आर दी चार्जेस फॉर ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट? अंध साहित्य पैकेट के लिए हवाई अधिभार क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा बुक पोस्ट की तरह। जो बुक पोस्ट के ऊपर चार्जेस लगेंगे वही आपको ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के हवाई प्रसारण के लिए देने पड़ेंगे। हालांकि बाकी इसमें कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते, लेकिन एयर चार्जेस का भुगतान आपको ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के मामले में करना होगा। और कितना करना होगा? सेम एज फॉर बुक पैकेट्स के जितना करना होगा। आइटम्स कंटेनिंग में बी ट्रांसमिटेड बाई पोस्ट एज बुक पोस्ट। कौन सी वस्तुओं को डाक द्वारा बुक पोस्ट के रूप में प्रेषित किया जा सकता है? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बुक पोस्ट में आप बुक्स भेज सकते हैं, कार्ड, मैगजीन, जर्नल्स, सभी प्रकार के प्रकाशन, पेपर या शीट्स भेज सकते हैं। बिल्स, इनवॉइसेस, रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो कमर्शियल हो, लीगल हो, पर्सनल नेचर का हो, सिंगल या मल्टीपल कॉपीज में हो, तो इस तरह के जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उन सबको भी आप डाक में बुक पोस्ट के रूप में भेज सकते हैं। डी ऑप्शन सही आ जाएगी। बुक पोस्ट शैल बी कंसाइंड इन एन अनफास्टेंड एनवलप। जब भी बुक पोस्ट को भेजा जाएगा अनफास्टेंड एनवलप में, बिना बंधे हुए लिफाफे में भेजा जाएगा। प्रोवाइडेड इट्स डायमेंशंस आर नॉट लेस देन 140 बाई 90 मिलीमीटर। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका न्यूनतम आकार 140 बाई 90 मिलीमीटर हो सकता है, इससे कम नहीं होना चाहिए और कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और +-2 की टॉलरेंस रहेगी। करेक्ट आंसर ये आएगा 353 बाई 250 मिलीमीटर रहेगा। तो इसका मैक्सिमम साइज हो सकता है और मिनिमम 140 बाई 90 मिलीमीटर हो सकता है। A book post shall not contain which of the following? बुक पोस्ट में क्या शामिल नहीं होना चाहिए? तो इसमें अनओब्लिटरेटेड पोस्टेज और अदर स्टैम्प्स, बिना विरूपित किए हुए डाक टिकट या अन्य टिकट नहीं होने चाहिए। हुंडीज, चेक्स, बैंक पोस्ट बिल्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से ऑल ऑर्डर्स और अथॉरिटीज़ फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, मनी के भुगतान के लिए, पैसे के भुगतान के लिए कोई भी ऑर्डर या कोई भी अथॉरिटीज़ है वो जारी की जाती है, तो उनको भी आप बुक पोस्ट के रूप में नहीं भेजेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। All items posted as book post shall be treated as if the weight is up to 500 grams.
पुस्तक डाक के रूप में या बुक पोस्ट के रूप में भेजी गई सभी वस्तुओं को क्या माना जाएगा अगर उनका वजन 500 ग्राम से ज़्यादा होगा। आपने मान लीजिए क्या भेजी, एक बुक पोस्ट भेजी, अगर उसका वजन क्या है 500 ग्राम तक है तो उसको क्या माना जाएगा, लेटर पोस्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर कोई भी बुक पोस्ट आप भेजते हैं, ऑल आइटम्स पोस्टेड एज बुक पोस्ट शैल बी ट्रीटेड एज लेटर पोस्ट इफ द वेट इज अप टू 500 ग्राम्स, तो उसको लेटर पोस्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा अगर उसका वजन 500 ग्राम तक है। और अगर उसका वजन 500 ग्राम से ज़्यादा है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, पार्सल पोस्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब यहाँ पे इन चीज़ों का क्या मतलब है कि उसे लेटर पोस्ट मानना जाएगा या पार्सल पोस्ट मानना जाएगा। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देते हैं, ले सकते हैं स्पीड पोस्ट की। अब मान लीजिए आप एक स्पीड पोस्ट आर्टिकल भेजते हैं, ठीक है। अब स्पीड पोस्ट आर्टिकल का अगर वजन 500 ग्राम से कम है, ठीक है, तो उसको स्पीड पोस्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, स्पीड पोस्ट लेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर उसका वजन 500 ग्राम से ज़्यादा हो जाता है तो उसे पार्सल की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। रहेगी वो स्पीड पोस्ट लेकिन उसको ट्रीट कैसे किया जाएगा, पार्सल की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो इसलिए हमसे जो बुक्स मंगवाते हैं वो हमें बोलते हैं स्पीड पोस्ट कर दो, तो 500 ग्राम से ऊपर की अगर कोई भी बुक होगी उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, पार्सल की तरह ट्रीट किया जाता है। इनमें डिफरेंस क्या रहता है, फिर आप बोलेंगे स्पीड पोस्ट के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों लिए जाते हैं, तो अगर कहीं मौका मिलता है इनको हवाई प्रसारण दे दिया जाता है, अदरवाइज जैसे पार्सल आते हैं वैसे ही ये चीज़ें आती हैं, तो बड़े रेयर चांसेस होते हैं कि इनको हवाई प्रसारण दिया जाए, तो इसलिए इनके आने में टाइम लगता है। अगर आप स्पीड पोस्ट करेंगे 500 ग्राम से ऊपर की तो उसमें भी टाइम लगता है पहुंचने के लिए पार्सल के जितना ही। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशंस फॉर बुक पोस्ट एंड ब्लाइंड लिटरेचर। तो जो अंध साहित्य होते हैं या आपके बुक पोस्ट होते हैं उनके डायमेंशंस की बात करें तो ये टेबल आपने प्रैक्टिस करना है, बड़े अच्छे से करना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं पीरियोडिकल पोस्ट की बात करते हैं। तो जैसे हमने वीडियो शुरू की थी वहीं पे हमने इस चीज़ के बारे में बात की थी, पीरियोडिकल पोस्ट क्या चीज़ है। तो पीरियोडिकल पोस्ट कोई नई चीज़ नहीं है। जो हमारे पास बुक पैकेट होते थे, बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स, पत्रिकाओं वाले बुक पैकेट होते थे, उनका नया नाम क्या है, पीरियोडिकल पोस्ट है, आवधिक पोस्ट है। बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स इज रीनेम्ड एज पीरियोडिकल पोस्ट। पत्रिकाओं वाले बुक पैकेट का नाम बदलकर पीरियोडिकल पोस्ट रखा गया है। What are the charges for periodical post weighing up to 100 grams and have value up to 20 rupees? 100 ग्राम तक वजन वाले और 20 रुपये तक के मूल्य वाले आवधिक पोस्ट के लिए क्या शुल्क है, तो इसका करेक्ट आंसर ए आ जाएगा, 2 रुपये लिए जाते हैं। पीरियोडिकल पोस्ट के लिए आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसके ऊपर लगने वाले चार्जेस 2 चीज़ों को ध्यान में रखकर लगते हैं। कौन कौन सी चीज़ें, एक तो वेट, दूसरा इनकी वैल्यू। तो वैल्यू भी यहाँ पे मैटर करेगी और दूसरी बात वेट भी यहाँ पे मैटर करेगा। दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं। A book packet containing any periodical publication will be coming under which category? किसी भी आवधिक प्रकाशन वाले बुक पैकेट किस श्रेणी में आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा, बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स, पत्रिकाओं वाले बुक पैकेट में आते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस विल बी टेकन अकॉर्डिंग टू वेट एंड वैल्यू? ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके ऊपर चार्जेस उसके वजन और मूल्य दोनों को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं? तो बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स या पीरियोडिकल पोस्ट के मामले में दोनों चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स शुड बी रजिस्टर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? पत्रिकाओं वाले बुक पैकेट किसके साथ पंजीकृत होने चाहिए? आप कह सकते हैं पीरियोडिकल पोस्ट किसके साथ पंजीकृत होनी चाहिए, तो पीरियोडिकल पोस्ट नहीं पंजीकृत होनी चाहिए। पीरियोडिकल पोस्ट के अंडर जो भी आप पीरियोडिकल भेजेंगे वो किसके साथ पंजीकृत होने चाहिए? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। विद द प्रेस रजिस्ट्रार जर्नल ऑफ इंडिया अंडर द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023, प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 के अंतर्गत भारत के प्रेस महापंजीनीय के साथ पंजीकृत होने चाहिए। इससे पहले किसके साथ पंजीकृत होते थे ये भी पढ़ लेना है, हो सकता है एग्जाम में ये ऑप्शन ही ना मिले, फिर आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा।
वट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ अ पीरियोडिकल पोस्ट, एक पीरियोडिकल पोस्ट का मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है, ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी 5 किलोग्राम हो सकता है। वट चार्जेस विल बी टेकन फॉर अ पीरियोडिकल पोस्ट हुज वैल्यू इज अबव 50 रुपीज एंड वेट इज 200 ग्राम्स, तो कोई भी ऐसी आपकी पीरियोडिकल पोस्ट जिसका मूल्य 50 रुपये से ज़्यादा है और वजन 200 ग्राम हो, उसके ऊपर आपसे कैसे चार्जेस लिए जाएंगे। तो इसमें पहले 50 ग्राम के ऊपर 100 ग्राम के ऊपर 8 रुपये और अगले आपके 100 ग्राम के ऊपर 9 रुपये लिए जाएंगे। तो 8 + 9 कितने हो जाएंगे, 17 रुपीज़ हो जाएंगे। डी ऑप्शन सही आ जाएगी। अब इसमें पूरा हम डिटेल में जो भी टेबल है तो आपको अपडेटेड रूल्स में करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की बात करते हैं, पंजीकृत समाचार पत्र की बात करते हैं। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पंजीकृत समाचार पत्र का अधिकतम वजन कितना हो सकता है, ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। मैक्सिमम वेट 5 किलोग्राम हो सकता है। Registered newspaper should be registered in the office of superintendent of area in which it is to be published। जहाँ से भी जिस भी एरिया में आपने न्यूज़पेपर को पब्लिश करना है, ये प्रकाशित करना है, ये उस एरिया के सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में भी पंजीकृत होना चाहिए। और इस पंजीकरण के लिए आपसे क्या चार्जेस लिए जाते हैं, तो इस पंजीकरण के लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर कंसिस्ट ओनली पॉलिटिकल न्यूज़ विदाउट एडवर्टाइजमेंट, पंजीकृत समाचार पत्र में बिना किसी विज्ञापन के केवल राजनीतिक समाचार होते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट आएगी। ऐसा नहीं है, जो आपके रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होते हैं उनमें पॉलिटिकल न्यूज़ एडवर्टाइजमेंट के साथ, एडवर्टाइजमेंट के बिना भी हो सकती है। बी ऑप्शन सही आ जाएगी। मिनिमम नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर टू बी पोस्टिंग एट अ टाइम इज, एक ही बार में पोस्ट करने के लिए पंजीकृत समाचार पत्रों की कितनी प्रतियां होनी चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 100 कॉपीज होनी चाहिए। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर शुड बी पब्लिश्ड एट इंटरवल्स ऑफ नॉट मोर देन हाउ मैनी डेज, पंजीकृत समाचार पत्र कम से कम कितने दिनों के अंतराल पर बड़ी संख्या में प्रकाशित होने चाहिए। तो अधिकतम 31 दिनों के अंतराल पर यह बड़ी संख्या में प्रकाशित किए जाने चाहिए। Which of the following is true about registered newspapers, पंजीकृत समाचार पत्रों के बारे में कौन सा सत्य है। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर कैन कंसिस्ट होली और इन अ ग्रेट पार्ट ऑफ पॉलिटिकल और अदर न्यूज़ विद और विदाउट एडवर्टाइजमेंट, पंजीकृत समाचार पत्र में विज्ञापन के साथ या उसके बिना राजनीतिक या अन्य समाचारों का पूर्ण या बड़ा हिस्सा शामिल हो सकता है। इट शुड बी पब्लिश्ड इन लार्ज नंबर्स एट इंटरवल्स ऑफ नॉट मोर देन 31 डेज, और 31 दिनों के अंतराल पर यह बड़ी संख्या में प्रकाशित होने चाहिए। इट शुड हैव अ बोनाफाइड लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स, इसमें ग्राहकों की वास्तविक सूची होनी चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। उपरोक्त सभी पंजीकृत समाचार पत्रों के बारे में सही है। The first registration for a registered newspaper will be remain in force for how much time? पंजीकृत समाचार पत्र के लिए जब आपने पहली बार रजिस्ट्रेशन करवाई तो वो कितने समय तक फोर्स में रहेगी या कितने समय तक लागू होगी। तो इसका करेक्ट आंसर सी आएगा, टिल 31 दिसंबर ऑफ थर्ड कैलेंडर ईयर, तीसरे कैलेंडर वर्ष की 31 दिसंबर तक वो लागू रहती है। Each subsequent renewal of the registration for a registered newspaper will be remain in force for how much time? पंजीकृत समाचार पत्र के लिए पंजीकरण का प्रत्येक आगामी नवीकरण कितने समय तक लागू रहेगा। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, फॉर 3 कैलेंडर ईयर्स, 3 वर्षों तक, 3 कैलेंडर वर्षों तक लागू रहेगा। Which of the following is true about registered newspaper, पंजीकृत समाचार पत्रों के बारे में कौन सा सही है। रजिस्टर्ड विद द प्रेस रजिस्ट्रार जर्नल ऑफ इंडिया अंडर द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023, जो पंजीकृत समाचार पत्र होंगे यानी कि जिनको डाक के माध्यम से पंजीकृत समाचार पत्रों के रूप में भेजा जाएगा, वो प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण अधिनियम 2023 के तहत भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जर्नल के साथ पंजीकृत होने चाहिए। covered under the definition of the term newspaper under the Press and Registration of Periodicals Act 2023। दूसरी बात, प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 का पालन करते हुए होने चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, इसको आपने ठीक कर लेना है।
covered under the definition of term newspaper under the Press and Registration of Periodicals Act 2023। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ periodicals एक्ट 2023 के तहत न्यूज़पेपर की जो परिभाषा दी है उस परिभाषा के तहत आने चाहिए। ब्रॉट आउट, प्रिंटेड और पब्लिश्ड इन इंडिया ओनली, इन्हें केवल भारत में ही प्रिंट किया और पब्लिश किया हुआ होना चाहिए। करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। उपरोक्त सभी सही हैं। But will be the renewal fees for the registration of the registered newspaper if application received after 30th of September but before 31st December। जब आपने रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की रजिस्ट्रेशन को रीन्यू करना है और रिन्यूअल फीस कितनी लगेगी अगर आपका आवेदन 30 सितंबर के बाद लेकिन 31 दिसंबर से पहले पहुंचता है। तो जो आपकी प्रीवियस रजिस्ट्रेशन है उसके ख़त्म होने के 3 महीने से पहले आपको इसे रीन्यू कर लेना है, लेकिन 3 महीने के बाद और ख़त्म होने के बीच में अगर आपका आवेदन प्राप्त होता है तो 50 रुपये रिन्यूअल फीस के रूप में लिए जाएंगे। और अगर आपकी एप्लीकेशन 31 दिसंबर तक भी नहीं पहुंचती है, यानी कि जो पिछला पीरियड था रजिस्ट्रेशन का वो समाप्त हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। व्हाट विल बी द renewal fees for the registration of registered newspaper after the expiry of registration। तो पंजीकरण की समाप्ति के बाद पंजीकृत समाचार पत्र के पंजीकरण के नवीकरण के लिए शुल्क क्या लिया जाएगा, तो फिर 100 रुपये का भुगतान करना होगा। Where the registration number allotted to newspaper registered newspaper should be printed। पंजीकृत समाचार पत्र को आवंटित पंजीकरण संख्या कहाँ मुद्रित की जानी चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ऑन द टॉप ऑफ द फ्रंट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर प्रिसीडेड बाय द वर्ड रजिस्टर्ड। अखबार के पहले पन्ने के शीर्ष पर पंजीकृत शब्द से पहले आपको जो पंजीकरण संख्या पंजीकृत समाचार पत्र के लिए दी गई होगी वो लिखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट या अंध साहित्य पैकेट के बारे में। विच काइंड ऑफ कंटेंट्स कैन बी सेंट इन ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। अंध साहित्य पैकेट में किस तरह की सामग्री भेजी जा सकती है, इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। बहुत सारे बोलेंगे नहीं भाई तीनों ही सही है। अब देखो हर क्वेश्चन को मैं तभी बोलता हूँ ध्यान से पढ़ना ज़रूरी होता है। अब देखो किसी भी तरह के पेपर, अब मैं इसमें किसी भी तरह के पेपर में आपके करंट या पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस वाले डॉक्यूमेंट या पेपर को शामिल कर दूं तो क्या आप उसे ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। अब पीरियोडिकल है, पत्रिका है, लेकिन अगर वो ब्रेल लिपि में नहीं छपी है, जस्ट सिंपल प्रिंट हुई कोई पीरियोडिकल है तो उसको भी मैं आपके ब्लाइंड लिटरेचर में नहीं भेज पाऊंगा। तो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में आप किसी भी तरह के पेपर, पीरियोडिकल या किताबें भेज सकते हैं, लेकिन अगर वो ब्रेल लिपि में छपी है, इसका मतलब कोई भी पेपर अगर वो ब्रेल लिपि में छपा है तभी वो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के रूप में भेजा जाएगा। कोई भी पीरियोडिकल है अगर वो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के रूप में भेजना है तो ब्रेल लिपि में छपा होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं दिया कि वो ब्रेल लिपि में है, जस्ट दिया कि किसी भी तरह का पेपर है या पीरियोडिकल है तो नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि वो ब्रेल लिपि में होना चाहिए तभी भेजा जाएगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस आर टेकन फॉर अ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। अंध साहित्य पैकेट के लिए कौन सा शुल्क लिया जाता है? तो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के लिए आपने बहुत अच्छे से याद रखना है रजिस्ट्रेशन चार्जेस और एक्नॉलेजमेंट चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन अगर उसको हवाई डाक के माध्यम से भेजना चाहते हैं एयर सरचार्ज या हवाई अधिभार का भुगतान करना होगा। बट इज द रजिस्ट्रेशन फीस फॉर अ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। अंध साहित्य पैकेट के लिए पंजीकरण शुल्क क्या लिया जाएगा? तो इसमें रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लगते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नो रिटन और प्रिंटेड कम्युनिकेशन एनक्लोज्ड इन ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। अंध साहित्य पैकेट में कोई भी लिखा हुआ या प्रिंट किया हुआ कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया कि कोई भी पेपर है अगर वो ब्रेल लिपि में है ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के रूप में भेजा जा सकता है, लेकिन अगर वो प्रिंट किया हुआ या लिखा हुआ है तब आप उसको ब्लाइंड लिटरेचर के रूप में नहीं भेजेंगे। What is the maximum weight limit for a blind literature packet? अंध साहित्य पैकेट के लिए अधिकतम वजन सीमा क्या है? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा 7 किलोग्राम है।
पोस्टेज फ्री ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट विल बी ट्रांसमिटेड बाय विच रूट, डाक शुल्क मुक्त अंध साहित्य पैकेट किस मार्ग से प्रेषित किया जाएगा। करेक्ट आंसर सी आएगा सरफेस रूट ओनली। अगर कोई भी पोस्टेज फ्री ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट यानी कि उसके ऊपर आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए गए हैं तो उसको केवल सतह डाक के माध्यम से भेजा जाएगा। और अगर आप उसको कैसे भेजना चाहते हैं, अगर आप उसको हवाई डाक के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको चार्जेस का भुगतान करना होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस आर नॉट टेकन फॉर अ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। अंध साहित्य पैकेट के लिए कौन सा शुल्क नहीं लिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। इसमें आपसे पोस्टेज फीस नहीं ली जाएगी, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाएगी, एक्नॉलेजमेंट फीस नहीं ली जाएगी और ना ही इसकी फीस फॉर अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट, रसीद की सत्यापित प्रति के लिए भी आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब देखो ये जो अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट है ये क्या चीज़ होती है। अब मान लीजिए आप कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल भेजते हैं तो जब रजिस्टर्ड आर्टिकल का वितरण किया जाएगा, डिलीवरी के समय आपसे क्या होता है, एक रिसिप्ट के ऊपर साइन लिए जाते हैं। अगर सेंडर क्या चाहता है, सेंडर ये चाहता है कि प्राप्तकर्ता ने जो साइन किए हैं रिसिप्ट के ऊपर आर्टिकल प्राप्त करते समय मुझे उसकी एक कॉपी चाहिए, तो वो एक कॉपी भी प्राप्त कर सकता है। तो उस कॉपी के लिए 2 रुपये फीस लगती है, लेकिन ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के मामले में वो फीस भी आपसे नहीं ली जाएगी। If a blind literature packet not follow the prescribed conditions, then it will be charged on delivery with which of the following charges। यदि कोई अंध साहित्य पैकेट निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करता है तो डिलीवरी पर निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क लिया जाएगा। करेक्ट आंसर डी आएगा लेटर और पार्सल पोस्टेज, जो भी कम होगा वो आपको देना होगा। पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 की बात करें, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। इन द केस ऑफ इन्फ्रिंगमेंट ऑफ एनी ऑफ द कंडीशंस मेंशन्ड इन सब रेगुलेशन 1 फॉर द ब्लाइंड लिटरेचर्स, तो अंध साहित्य पैकेट के लिए जो भी कंडीशन है अगर उनका उल्लंघन करते हुए कोई ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट पाया जाता है, शैल बी चार्ज्ड विद डबल द पोस्टेज एज पेएबल ऑन रिलेवेंट पोस्टल आइटम, तो संबंधित डाक वस्तु के ऊपर लगने वाले चार्जेस का 2 गुना चार्ज आपको देना होगा उस ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के लिए। What will be the registration charges for an international blind literature packet? अंतर्राष्ट्रीय अंध साहित्य पैकेट के लिए क्या पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा। तो चाहे अंतर्देशीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, इसमें आपसे कोई भी चार्जेस रजिस्ट्रेशन के नहीं लिए जाएंगे। आगे चलते हैं, इंडिया पोस्ट पार्सल की बात करते हैं। पार्सल पोस्ट का नया नाम क्या है, इंडिया पोस्ट पार्सल है। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ पार्सल, किसी भी पार्सल की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है। पहले ये लंबाई 1 मीटर हुआ करती थी, वर्तमान में पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 के अनुसार किसी भी पार्सल की मैक्सिमम लेंथ 1.5 मीटर हो सकती है। What are the charges on parcel for every additional 500 grams above 500 grams? 500 ग्राम से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 500 ग्राम के लिए पार्सल पर क्या शुल्क लगते हैं। करेक्ट आंसर डी आएगा। तो इसमें कैसे आपसे चार्जेस लिए जाते हैं, पहले 19 रुपये लगेंगे, फिर आगे जो भी 500 ग्राम आएगा उसके लिए आपको 16 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। अ पार्सल पोस्टेड इन लेटर बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। लेटर बॉक्स में पोस्ट किया गया पार्सल क्या मानना चाहेगा। तो कोई भी पार्सल अगर लेटर बॉक्स में पोस्ट करने के लिए डाला चाहता है तो उसे रजिस्टर्ड पार्सल की तरह ट्रीट किया जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ अ पार्सल विच इज सेंट फ्रॉम अ सब पोस्ट ऑफिस एंड एड्रेस्ड टू अ ब्रांच ऑफिस। एक पार्सल जिसे उप डाक घर से शाखा डाकघर के लिए भेजा जाता है उसका अधिकतम वजन क्या हो सकता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, कहीं भी आपका पार्सल अगर ब्रांच पोस्ट ऑफिस के साथ जुड़ा होगा तो उसका मैक्सिमम वेट 10 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, चाहे उसे पोस्ट कहीं से भी किया गया हो या उसे ब्रांच पोस्ट ऑफिस से पोस्ट किया गया, अगर वो ब्रांच ऑफिस के साथ जुड़ा है यानी कि ब्रांच ऑफिस ने उसे पोस्ट किया है या डिलीवर करना है तो उसका मैक्सिमम वेट कितना आ जाएगा, 10 किलोग्राम आ जाएगा। पार्सल कैन बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्स, अभी हमने कर लिया कि आपने पार्सल को लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं करना है, अगर आप पोस्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको रजिस्टर्ड पार्सल की तरह ट्रीट किया जाएगा।
बट इज द रिडायरेक्शन फीस फॉर अ पार्सल, पार्सल के लिए पुनर्निर्देशन शुल्क क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, इट विल बी चार्ज्ड विद हाफ द प्रीपेड रेट, इसमें प्रीपेड दर का आधा शुल्क लिया जाता है, यानी कि अगर आपने पार्सल पोस्ट करने के लिए 10 रुपये दिए थे तो पार्सल की रिडायरेक्शन के लिए इसका आधा लगेगा, यानी कि 5 रुपये का भुगतान करना होगा। वट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ अ पार्सल, पार्सल का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? 20 किलोग्राम हो सकता है, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पार्सल्स, पार्सल के बारे में कौन सा सत्य है? अब यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट आएगी। नो रिटर्न कम्युनिकेशन शुड बी एनक्लोज्ड इन अ पार्सल, एक पार्सल में कोई भी लिखित संचार नहीं होना चाहिए। एनी पार्सल सस्पेक्टेड टू कंटेन रिटर्न कम्युनिकेशन विल बी फॉरवर्डेड टू इट्स डेस्टिनेशन, लेकिन अगर किसी भी पार्सल के ऊपर ऐसा संदेह है कि उसमें कोई रिटर्न कम्युनिकेशन हो सकता है तो उस पार्सल को उसके डेस्टिनेशन के लिए भेजा जाएगा, ऐसा नहीं कि उसको वापस भेज दिया जाएगा, उस पार्सल को उसके गंतव्य के लिए ही भेजा जाएगा। सस्पेक्टेड पार्सल्स विल बी मार्क्ड फॉर ओपन डिलीवरी, अब जैसे इस तरह के संदेह वाले कोई भी पार्सल होते हैं तो उनके ऊपर क्या मार्क किया जाता है? फॉर ओपन डिलीवरी एंड ओपन इन ऑफिस ऑफ डिलीवरी इन प्रेजेंस ऑफ एड्रेसी, और इस तरह के पार्सल को डिलीवरी के समय प्राप्तकर्ता की प्रेजेंस में खोला जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। वट कैन बी द मैक्सिमम लेंथ एंड गिर्थ ऑफ अ पार्सल, किसी भी पार्सल की अधिकतम लंबाई और परिधि कितनी हो सकती है? 3 मीटर हो सकती है। और पहले बात करें तो 1.80 मीटर थी लिमिट, अभी कितनी है? 3 मीटर है, दोनों को ध्यान में रखना है। होम डिलीवरी चार्जेस विल बी टेकन फॉर अ पार्सल हुज वेट इज मोर देन हाउ मच, अगर किसी भी पार्सल का वजन कितने से ज़्यादा हो जाता है तो उसके ऊपर होम डिलीवरी चार्जेस लगेंगे, 5 किलोग्राम से ज़्यादा होने पर लगेंगे। नेक्स्ट हमारे पास हाउ मच कंपनसेशन विल बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल पार्सल्स बुक्ड इन पोस्ट ऑफिसेज इन इंडिया इन केस ऑफ लॉस और टोटल थेफ्ट और टोटल डैमेज, कितना मुआवजा दिया जाएगा अगर अंतर्राष्ट्रीय पार्सल जिसे भारत में बुक किया गया हो वो गुम हो जाता है, उसे लॉस हो जाता है, चोरी हो जाता है या पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। 40 SDR प्लस 4.50 SDR पर किलोग्राम से के हिसाब से दिए जाएंगे, और ये आपने लिमिट याद कर लेनी है पार्सल की। नेक्स्ट चलते हैं बिजनेस पार्सल की बात करते हैं। बिजनेस पार्सल सर्विस का नया नाम क्या है? इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रैक्चुअल, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस पार्सल सर्विस का नया नाम क्या है? इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रैक्चुअल। हालांकि जो प्राइसिंग है, टैरिफ है, स्लैब है, वो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, यानी कि इसके ऊपर लगने वाले पोस्टेज चार्जेस, टैरिफ, स्लैब क्या हो जाएगा? जैसे बेट स्लैब्स होते हैं 0 से 100 ग्राम तक इतने चार्जेस हैं, 500 ग्राम तक इतने हैं, वो सारी चीज़ें सेम रहेंगे, जस्ट इसका नाम चेंज किया है। देयर इज नो इंश्योरेंस फैसिलिटी इन बिजनेस पार्सल, बिजनेस पार्सल में कोई भी इंश्योरेंस फैसिलिटी नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फॉल्स है, बिजनेस पार्सल की इंश्योरेंस भी करवाई जा सकती है। बट इज द मिनिमम चार्जेबल वेट फॉर अ बिजनेस पार्सल, बिजनेस पार्सल के लिए न्यूनतम प्रभार्य वजन क्या है? अब बिजनेस पार्सल, कुछ बहुत कम ऐसे आर्टिकल हैं जिनके लिए मिनिमम वेट लिमिट भी है, उसमें लॉजिस्टिक पोस्ट भी आएगी, उसमें बिजनेस पार्सल भी आता है। तो मिनिमम वेट लिमिट यानी कि आपने 10 ग्राम का भी भेजा भाई, तब भी चार्जेस आपसे 2 किलोग्राम के लिए आएंगे, तो इसमें मिनिमम चार्जेबल वेट कितना है? 2 किलोग्राम है। Which of the following is not true about बिजनेस पार्सल, इनमें से कौन सा बिजनेस पार्सल के बारे में सही नहीं है? बिजनेस पार्सल इज अ प्रीमियम सरफेस सर्विस फॉर बिजनेस कस्टमर्स, बिजनेस पार्सल व्यवसायिक ग्राहकों के लिए एक प्रीमियम सतही सेवा है। इट इज अवेलेबल फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल कस्टमर्स ओनली, ये केवल संविदात्मक ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। इट इज अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री, ये पूरे देश में उपलब्ध है, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट हमारे पास बट इज द मैक्सिमम चार्जेबल वेट फॉर अ बिजनेस पार्सल, एक व्यावसायिक पार्सल के लिए अधिकतम प्रभार्य वजन क्या है? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। बिजनेस पार्सल का मैक्सिमम वेट 35 किलोग्राम और मिनिमम चार्जेबल वेट कितना हो जाएगा? 2 किलोग्राम हो जाएगा। Which of the following is true about dimensions of a business parcel? बिजनेस पार्सल के आयामों के बारे में कौन सा सत्य है? मैक्सिमम लेंथ shall not exceed 150 सेंटीमीटर इन एनी वन डायमेंशन, किसी भी एक आयाम के लिए 150 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। लेंथ और ग्रेटेस्ट सर्कमफ्रेंस 300 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
बट आर दी सर्विस स्टैंडर्ड्स फॉर डिलीवरी ऑफ अ बिजनेस पार्सल फॉर लोकल। स्थानीय स्तर पर बिजनेस पार्सल की डिलीवरी के लिए सेवा मानक क्या है? तो इसके आपने जो डिलीवरी स्टैंडर्ड्स हैं वो भी याद कर लेने हैं। लोकल के लिए 3 दिन है, वहीं पर अगर हम सेम स्टेट की बात करें तो 3 से 6 दिन है। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। Which of the following is not true about features of a business parcel? व्यावसायिक पार्सल की विशेषताओं के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर भी आएगा फॉर द बिजनेस पार्सल डोर डिलीवरी फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल। तो इसमें डोर स्टेप डिलीवरी अवेलेबल होती है, यानी कि प्राप्तकर्ता के घर द्वार पर इसको पहुंचाया जाता है। बी ऑप्शन सही आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कंपनसेशन फॉर अ बिजनेस पार्सल? बिजनेस पार्सल के लिए दिए जाने वाले मुआवजे के बारे में कौन सा सही है? फॉर लॉस और डैमेज ऑफ एन अनइंश्योर्ड आर्टिकल, अगर आपने इसको अनइंश्योर्ड के रूप में भेजा है तो कंपनसेशन आपको 500 रुपये या जो भी एक्चुअल वैल्यू होगी बिजनेस पार्सल की, दोनों में से जो भी कम होगा मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद रिगार्ड टू बिजनेस पार्सल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकल? जैसे हम स्पीड पोस्ट के मामले में करते हैं कि उसमें सर्विस स्टैंडर्ड्स आते हैं कि लोकल है तो इतने से इतने दिन में उसकी डिलीवरी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो लोकल शब्द है उसका क्या अर्थ हो जाएगा? लोकल शैल मीन्स विद रिगार्ड टू मेट्रो सिटीज। अगर कोई मेट्रो सिटी का मामला है, यानी कि मेट्रो सिटी में किसी भी बिजनेस पार्सल को पोस्ट किया जाता है और लोकली उसकी डिलीवरी होनी है, तो वहां पे लोकल का क्या अर्थ हो जाएगा? द आर्टिकल बुक्ड एंड टू बी डिलीवर्ड विद इन आइडेंटिफाइड पिन कोड्स। मेट्रो शहर के संबंध में लोकल का क्या अर्थ हो जाएगा? निर्धारित पिन कोड के भीतर कोई बिजनेस पार्सल बुक हुआ और निर्धारित क्षेत्र के भीतर ही अगर उसका वितरण किया जाना है। लोकल शैल मीन्स विद रिगार्ड टू सिटीज अदर देन मेट्रो सिटीज। मेट्रो सिटी के अलावा अन्य सिटी के मामले में लोकल शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? द आर्टिकल्स बुक्ड एंड टू बी डिलीवर्ड विद इन म्यूनिसिपैलिटी लिमिट। अगर कोई नगर पालिका के भीतर बिजनेस पार्सल बुक होता है और उसी के क्षेत्र के भीतर उसका वितरण हो जाता है। और अगर हम बात करें छोटे टाउन्स हैं या मुफिसिल एरियाज हैं, उनके मामले में लोकल का क्या अर्थ हो जाएगा? डिलीवर विद इन दी सेम पिन कोड डिलीवरी जुरिडिक्शन। सेम पिन कोड के डिलीवरी जुरिडिक्शन में बुक किए जाने वाले और डिलीवर किए जाने वाले पार्सल को लोकल पार्सल कहा जाएगा। डी ऑप्शन सही आ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल पार्सल के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय हवाई पार्सल के बारे में। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ एन एयर पार्सल? किसी भी एयर पार्सल का मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है? 20 किलोग्राम हो सकता है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा इंटरनेशनल एयर पार्सल के बारे में फॉल्स है? सभी सही है, बस डी ऑप्शन गलत है। अब देखिए, जो मैक्सिमम लेंथ है किसी भी इंटरनेशनल एयर पार्सल की 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले ये जो लिमिट थी 1.05 मीटर थी। उसके बाद बात करें लेंथ प्लस ग्रेटेस्ट सरकमफ्रेंस की, तो इन दोनों का योग 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मिनिमम सरफेस मेजरिंग 90/140 मिलीमीटर हो सकती है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हमारे पास जो फॉल्स है 2024 के जो पोस्टल रेगुलेशंस है उसके अनुसार डी आ जाएगा। तो ये थे हमारे पास मेल्स के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बहुत अच्छे से आपको करने हैं। और ये यकीन मानिए, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन आते हैं तो एग्ज़ाम में कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए मेल्स के बारे में आपको वो आ जाएगा। अगर आपको नहीं आएगा तो दूसरे भी किसी को नहीं आएगा। तो ऐसे आपने क्वेश्चन अच्छे से कर लेने हैं, यहीं से आपको एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बुक अगर आप लेना चाहते हैं, क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं। एमटीएस पोस्टमैन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक चाहिए तो आप इनकी बुक्स भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। क्लासेस में जुड़ना है तो आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। और साथ में हमने एक छोटी सी जर्नी की शुरुआत किया जिसे हमने बहुत आगे तक लेकर जाना है। और वो जर्नी है पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की जर्नी में आप भी हमारे साथ जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप जुड़ेंगे तो मोटिवेशन मिलेगी इस जर्नी को बहुत आगे तक ले जाने की। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हमने किए, मैंने पूरी कोशिश की थी कि जितनी भी अपडेट्स हुई हैं, अपडेटेड जो भी चीज़ें थी वो भी कवर की जाएँ। अगर आपको लगता है कुछ और भी अपडेट हुआ है या कुछ और आंसर हो सकता है किसी क्वेश्चन का या उसमें कोई अपडेट है तो उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।